हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं एंड दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम मेनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास ये क्वेश्चंस होते हैं, इनको मेनली डिज़ाइन किया गया है जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं आने वाले, चाहे वो FAA का हो, SI का हो, कांस्टेबल का हो या और कोई एग्ज़ाम हो जेके एसएसबी का। तो ये सीरीज़ आपको बहुत क्या यहाँ पे हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ को बनाया ही गया है इसलिए कि जो लेटेस्ट पैटर्न जेके एसएसबी की है उसको क्या नज़र में रखते हुए, ठीक है। लेकिन इसी तरह बहुत सारे वीडियोस या बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड आल्सो हेल्प अस टू रीच मैक्सिमम, क्योंकि इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली आपको शेयर करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारी और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो आपको अपने नोट्स में क्या ऐड करनी है, सो डैट कि नेक्स्ट टाइम आपको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। तो तब तक आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखो, शेयर करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इतना अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं और सिर्फ आपसे क्या एक शेयर तो मांग रहा हूं, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली करना ही करना है, ठीक है। तो आई होप बहुत सारे करते भी हैं, ऑफकोर्स बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो शेयर करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ है जो वीडियोज़ को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, राइट। और PDF वो मैं नहीं देता हूँ, ठीक है, ये आपको पता है, क्योंकि आप फिर क्या करोगे, सिर्फ ये क्वेश्चन देखोगे। इससे बेहतर है कि आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ आप उसको भी अच्छे से देखो और नोट्स बनाओ, ठीक है। PDF के चक्कर में मत रहना, ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, ये सब लोगों को पता है, बिफोर 2019 JNK प्लस लद्दाख, ये होल जो जियोग्राफिक एरिया है इसको हम क्या कहते थे, JNK स्टेट, JNK स्टेट। लेकिन 2019 में हमारे इस जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट किया गया है दो यूटीज़ में, यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाई पासिंग द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। पहले हम आंसर देखेंगे, फिर जितने भी एडिशनल चीज़ें हैं मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है, राइट। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। देखो, जो बिल उठाई गई थी कब, उसका डेट क्या था, किसी को पता है? आंसर कर सकते हो? 5 अगस्त में। कहाँ से बिल स्टार्ट की गई थी? चलो, मेरा पेन अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा, मैं आपको बोलता हूँ, आप मेजरली सुनने की कोशिश करो। देखो, ये जो बिल है हमारे इस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो ये उठाई गई थी 5 अगस्त को। कब उठाई गई थी? 5 अगस्त 2019। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किस हाउस में? राज्यसभा में। राज्यसभा में इसको क्या इंट्रोड्यूस किया गया था, और सेम डे वहां से इसको पास भी किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट डे फिर इस बिल को लिया गया है लोकसभा में, जो हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डे 6 में वहीं पे इसको पास किया गया था। देन फिर इस बिल को प्रेसिडेंट को भेजा गया है और इसका एसेंट रिसीव हुआ कब? 9 अगस्त को, 9 अगस्त को। और फिर ये केम इनटू फोर्स, दिस बिकेम द, ये जो बिल थी ये किस में कन्वर्ट हुई? एक्ट में या लॉ में। कब? 31 अक्टूबर 2019। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज लद्दाख बिकेम यूनियन टेरिटरी विदाउट ए लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, अब 2 यूटीज बनाई गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। लद्दाख के पास कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये भी याद रखना है आपको। आर्टिकल 370 वॉज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप लोग मुझे बताओ।
बताओ सही है या गलत। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए जो आर्टिकल 370 है इसको कम्प्लीटली ओमिट या डिलीट नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि ये बना है इनऑपरेटिव। ये बना है इनऑपरेटिव, इसको सस्पेंड किया गया है, ना कि इसको ओमिट किया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये गलत है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये हमने अभी बात की है। तो आंसर विल बी द 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो इस एक्ट के तहत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के साथ रिलेटेड है, तो आपको वो चीज़ें याद रखने हैं। देखो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो सेक्शंस है डेट द 103 सेक्शंस। 103 sections. I don't know what is happening with the pen, right? And 14 parts. आप ज़्यादा मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, ठीक है। एंड 5 शेड्यूल्स और बाइफरकेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को अलग से, लद्दाख को अलग से। अब यहाँ पे जितने भी पार्लियामेंट सीट्स है हमारे पास उनमें भी डिवीजन किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के पास 5 लोकसभा सीट्स है, वाइल एज लद्दाख के पास 1 सीट है। और जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हाई कोर्ट था वो सिंगल ही रहेगा दोनों यूटीज के लिए। दैट मीन इट विल बी द हाई कोर्ट फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख एज वेल एज फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। और ये जो एडिशनल डिटेल्स हैं इनको नोट्स में ऐड करो। मैं फिर से बताता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से क्वेश्चन उठाया गया है। नाउ फर्स्ट हम स्टेटमेंट्स देखेंगे, देन एडिशनल चीज़ें। द राज तरंगनी वॉज कंपोज्ड बाई कल्हना इन द 12th century CE। सही है। राज तरंगनी जो है इसको किसने लिखा है? पंडित कल्हना ने 1148 से 50। और उस टाइम पे रूलर कौन था? कोई मुझे बता सकता है रूलर कौन था? डेट ऑफ द जयसीमा। जयसीमा वो किस डायनास्टी का रूलर था? बताओ। लोहारा डायनास्टी का। और ये जो बुक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वर्सेस है डेट इज 7826 वर्सेस। और इन वर्सेस को हमने डिवाइड किया है 8 पार्ट्स में, या आप बुक्स कह लो, या वेव्स भी कहते हैं, और तरंगाज भी कहते हैं। और हर कोई तरंगा हमें क्या रिगार्डिंग द एंशिएंट के अलग अलग डायनास्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। सपोज कि जो बुक 1 है इसकी, वो हमें बताती है क्या? गोनांडा डायनास्टी के बारे में। इसी तरह जो बुक 3rd, 4th है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है किसके? करकोटा डायनास्टी के बारे में, ठीक है। ये याद रख लेना। कल्हना वाज द कोर्ट पॉइंट ऑफ सुल्तान जैनुल आबदीन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सुल्तान जैनुल आबदीन है ही वाज द किंग ऑफ शाहमीर डायनास्टी। शाहमीर डायनास्टी का वो किंग था। और पर्टिकुलरली इसको हम क्या कहते हैं? अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर या बादशाह। और इसने यहाँ पे बहुत सारे क्या टाउन्स बनाए हैं। वुडन ब्रिज, जैना कदल, ये याद रख लेना। जैना कदल इसने बनाया था। जैनलक आइलैंड फुलर पे बनाया था। और इसके अलावा क्या जोगी लंकर बनाया था, कहाँ पे? रैनावारी में, जहाँ पे हिंदू पिलग्रिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फूड दिया जाता था। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। और इस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस देखो क्या है कि आप मैक्सिमम बहुत सारे लोगों ने अप टू 80% प्रिपरेशन कंप्लीट की होगी, क्योंकि ओनली 3 months लेफ्ट। तो इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्या रिवाइज होते जाएंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। और जितने भी नए बच्चे हैं जिन्होंने रिसेंटली तैयारी की है, तो उनको क्या एक एज मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डेट में चाहे आप नया हो या आप एडवांस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये डेफिनेटली 100% शेयर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द राज तरंगनी इज अरेंज्ड इन 8 बुक्स कॉल्ड तरंगास। तो ये बात मैंने आपको बोली है, ये भी सही है।
जूना राजा कंटिन्यूड द हिस्टोरिकल नैरेटिव आफ्टर कल्हण। देखो इस राजतरंगिणी के बाद राजतरंगिणी सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी लिखी गई है। जो राजतरंगिणी सेकंड है वो किसने लिखी थी? जूना राजा ने। ये स्टेटमेंट भी सही है। डेट मीन्स 134 क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो राजतरंगिणी है इसकी बहुत सारी ट्रांसलेशंस की गई है। तो आप मुझे बताओ इंग्लिश में किसने ट्रांसलेशन की थी, पर्शियन में किसने ट्रांसलेशन की थी, और किसके टाइम पे की थी? ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर पता है तो बताओ, ठीक है, लेकिन आपको डेफिनेटली ये बतानी है। चलो पर्शियन का मैं बोलता हूँ, दिस वाज डन बाय मुल्ला अहमद। इंग्लिश का इजी है, मुल्ला अहमद किसके टाइम पे? सुल्तान जैनुल आबदीन के टाइम पे, एंड वाज नेम्ड एज बहरुल अस्मार। ये आपको याद रखना है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। अच्छा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट्स है ना, आप पहले पढ़ो फिर देखो कि क्वेश्चन हमें कितना नॉलेज दे रहा है वहीं से। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द प्रेसिडेंट में प्रोमगलेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो देखो यहाँ पे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझने हैं। देखो पहले हमें देखना है कि ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है। देखो जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस होता है ये एक टेम्पोरेरी लॉ होता है, टेम्पोरेरी लॉ होता है जो कौन बोलता है, कौन देता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब हमारा पार्लियामेंट कंसिस्ट, इसमें क्या क्या आता है? एक तो प्रेसिडेंट ऑन द टॉप, वो तो पता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। सपोज करो कि राज्यसभा अभी सेशन में नहीं है, ठीक है, लोकसभा सेशन में है। तो अगर हमें कोई इमरजेंसी हो गई कि कोई नया लॉ हमें लाना पड़ा या नई कोई एक्ट हमें लाना पड़ा इमरजेंसी की वजह से, राज्यसभा तो सेशन में नहीं है, लोकसभा है, लेकिन लॉ, एक बिल को लॉ बनाने के लिए इन दोनों का क्या एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। तो अगर इस प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डिनेंस लाया है, ठीक है, तो इस राज्यसभा के साइन के बगैर ये पास हो सकता है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखने हैं। अगर ये काम भी नहीं अभी कर रही है फिर भी ये उस टाइम पे हम इसे काम चलाएंगे, ठीक है। तो डेट मीन्स ये सही है। और ये कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में ये बात कही गई है? डेट इज द आर्टिकल नंबर 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन that defines president has the power to promulgate an ordinance when क्या पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन, ठीक है। ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी अगर होगा तो फिर भी ये करेक्ट है। एन ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये सही है, क्योंकि उस टाइम पे क्या, या तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा या उसका एक हाउस सेशन में नहीं होगा, और इमरजेंसी थी, तो इसलिए जो ये ऑर्डिनेंस दे देगा वो एक्ट के जो पार्लियामेंट में पास किया जाएगा और ये ऑर्डिनेंस ये सेम लेवल के हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही रखना है, ये भी सही है। एवरी ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ पार्लियामेंट रीअसेंबलिंग। ये स्टेटमेंट भी सही है, मैं आपको अभी एग्जाम्पल से ये आपको समझाता हूँ, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमगलेट एन ऑर्डिनेंस विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कर सकता है लेकिन उसमें उसको एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये जरूरी है, ठीक है। डेट मीन्स यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, ये विदाउट बोल रहा है, डेट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। अब ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है, एवरी ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन द 6 वीक्स ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली, ये समझो यहाँ पे, पहले ये समझो फिर हम आगे चलेंगे जाएंगे। सपोज करो कि हमारा पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस एक पास किया है, सपोज करो 1 अगस्त पे, 1 अगस्त पे इसने ऑर्डिनेंस पास किया, और पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट हुई है सपोज करो कि 1 सितंबर से, 1 सितंबर से फिर से क्या रिस्टार्ट हुआ, पार्लियामेंट का काम रिस्टार्ट हुआ। जो ये 6 पीरियड्स, ये 6 वीक्स आएंगे तो वो कंसिडर किए जाएंगे फ्रॉम दिस 1 सितंबर, फ्रॉम दिस 1 सितंबर। और ये ऑर्डिनेंस जो निकाला था प्रेसिडेंट ने, इसको अगर अप्रूव मिला है विद इन 6 वीक्स ऑफ मंथ्स बाय द पार्लियामेंट, देन इट बिकम ए लॉ।
अगर पार्लियामेंट ने इसको क्या डिनाई किया है, डेट मीन्स ये फेल हुआ। फिर से समझो, सपोज, आराम से समझो, सपोज कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला 1 अगस्त को, अब 6 वीक्स है पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने के बाद, लेकिन पार्लियामेंट कब रीअसेंबल हुआ, कब दोबारा स्टार्ट हुआ, 1 सितंबर से। तो 1 सितंबर से जो 6 वीक्स आएंगे, अगर इस टाइम पे पार्लियामेंट ने इस ऑर्डिनेंस को क्या पास किया तो ये लॉ बन सकता है, अगर नहीं तो फिर ये लॉ नहीं बन सकता है, ये यहीं पे डिनाई हो जाएगा, ये यहीं पे वॉइड हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखो, पॉलिटी से ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। राइट, तो ये चीज़ें आपको याद रखना ही रखना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज फ्रॉम द लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ज्योग्राफी का पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू आंसर। फर्स्ट इज वूलर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये सही है। जो कहाँ पे लोकेटेड है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैंने आपसे बात की है कि सुल्तान जैनुल आबिदीन ने यहाँ पे एक आइलैंड बनाया था वूलर में, दैट इज द ज़ैनालंग आइलैंड। ज़ैनालंग आइलैंड 1444 में बनाया था, एब्सोल्युटली। और इसका जो डीपेस्ट सेक्शन है, डीपेस्ट सेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, मोटा खून। मोटा खून याद रखो, क्वेश्चंस बनते हैं इससे। और जॉर्ज ऑफ कॉर्पस, समझ आया, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देन नेक्स्ट इज मानसबल लेक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी सही है। और ये मानसबल लेक कहाँ पे लोकेटेड है, गांधरबल में। ये गांधरबल में ये लोकेटेड है एंड इट इज फेमस फॉर लोटस। और इसका जो डेरिवेटिव है वो कंसिडर किया जाता है मानसरोवर लेक, जो कहाँ पे है, तिब्बत में है, ठीक है। नेक्स्ट इज पेंगोंग सो लाइज पार्टली इन इंडिया एंड चाइना। ये भी सही है। और इसका जो मेजर वाला पार्ट है वो चाइना में है, ठीक है। तो ये भी सही है। सुरिनसर एंड मानसर लेक्स आर रामसर साइट्स। ये भी सही है। देखो, जो सुरिनसर एंड मानसर है ये क्या है, बताओ, ये रामसर साइट्स। इनको डिक्लेयर किया गया था 2005 में, इस चीज़ को देख लेना, 2005 में। और जम्मू एंड कश्मीर कितने रामसर साइट्स है, 5 रामसर साइट्स है। फर्स्ट जो डिक्लेयर की गई थी दैट वाज द वूलर 1990, ठीक है। तो रेस्ट जितने भी हैं वो आप कमेंट सेक्शन में विद डेट्स बताओगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4, राइट। चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल स्टडीज। तो पहला क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें नेशनल पार्क्स भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आते हैं। ये स्टेटमेंट सही है, पहले आंसर फिर बाकी चीज़ें, ठीक है। एवरी नेशनल पार्क इज नेसेसरली ए टाइगर रिजर्व। ये स्टेटमेंट गलत है। हर कोई नेशनल पार्क क्या टाइगर रिजर्व नहीं होती है, ये गलत है। द IUCN पब्लिशेज द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटनेड स्पीशीज। ये भी सही है। कालादीव नेशनल पार्क इज ए रामसर साइट। ये भी सही है। तो अब आते हैं एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पे हम डिकोड करने वाले। देखो, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं बेसिकली इनके 3 जोन्स होते हैं। यहाँ पे समझो, इनके कितने जोन्स होते हैं, 3 जोन्स होते हैं। जो फर्स्ट वाला जोन है इनसाइड वाला, इसको हम बोलते हैं कोर जोन। क्या बोलते हैं, कोर जोन। आराम से सुनो, क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है इससे क्वेश्चन निकले। देन नेक्स्ट इज बफर जोन, BZ। देन फाइनल इज ट्रांजिशन जोन, TZ। हाँ, राइट। अब इनकी इंपॉर्टेंस देखो, इनके रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आपको देखने हैं, इनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस। जो कोर जोन होता है ना, ये मोस्ट स्ट्रिक्ट जोन होता है, मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है, ठीक है, राइट। तो ये वाला पार्ट है। जो हमारा बफर जोन होता है इसमें लिमिटेड परमिशन होती है। आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो इको टूरिज्म को लेके,
ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए ये ओपन है, ठीक है। इको टूरिज्म के लिए ये ओपन है, एजुकेशन रिसर्च के लिए ओपन है। तो ये चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी। लेकिन जो ट्रांजिशन वाला जोन है ये ओपन जोन होता है, ये ओपन जोन होता है। तो यहाँ पे आप फार्मिंग भी कर सकते हो, टूरिस्ट एज टूरिज्म भी जाते हो, ठीक है, फिशिंग भी कर सकते हो एंड मनी अदर एक्टिविटीज़। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि इनमें से सपोज कर रही हो कोर जोन का फीचर क्या है, तो ये वो मोस्ट स्ट्रिक्ट जोन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, किसी को पता है? 18। आज पेन के साथ पता नहीं क्या मसला है, 18 है। और इसमें जो फर्स्ट है डेट इज द नीलगिरी। नीलगिरी, आप मुझे बताओ इसको कब डिक्लेयर किया गया था। एंड लेटेस्ट वन इज कोल्ड डेजर्ट, जो कहाँ पे है? कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, याद रख लेना। और इन 18 में से 13 जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनको यूनेस्को ने MAB प्रोग्राम में ऐड किया है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, IUCN स्टेटस की अगर हम बात करेंगे, हांगुल की स्टेटस क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। कालादेव नेशनल पार्क ये रामसर साइट है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये कालादेव नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजस्थान में लोकेटेड है और इसको हम भारतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं, याद रख लेना, दोनों सेम है। और इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया था? 1981 में। और अमेजिंगली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और डिक्लेयर किया गया था 1985 में। देखो कितने सारे फैक्ट्स आपको एक वीडियो से मिल रहे हैं, ठीक है। राइट, तो आंसर क्या होगा? 134 ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट फ्रॉम द कंप्यूटर अवेयरनेस, फर्स्ट इज IPv6 यूजेस 128 बिट एड्रेस। देखो IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये यूज कर रहा है 120 बिट एड्रेस, ये स्टेटमेंट सही है। HTTP इज एन एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये गलत है। SSDs जनरली प्रोवाइड फास्टर डेटा एक्सेस दैन HDDs। देखो ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती हैं ये जनरली क्या फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू किसके? हार्ड डिस्क ड्राइव से, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिशिंग इज अ साइबर अटैक यूज्ड टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये भी सही है। अब साइबर अटैक के बहुत सारे क्या फॉर्म्स है, बहुत सारे फॉर्म्स है। सपोज करो कि मालवेयर अटैक है, मालवेयर अटैक है, ठीक है। और फिशिंग जो क्वेश्चन में पूछा गया है, फिशिंग है, रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर है। तो मालवेयर अटैक जो है इसमें क्या एक सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर फोन में क्या एंटर किया जाता है, फिर हमारा जो डेटा वो करप्टेड हो जाता है, या डेटा हमारा जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन वो स्टील की जाती है। फिशिंग से क्या होता है कि एक ईमेल आती है, फेक ईमेल्स क्रिएट किए जाते हैं, फेक पोस्टर्स क्रिएट किए जाते हैं। तो उन पे जब एक बंदा क्लिक करता है तो फिर धीरे धीरे उसकी जो डेटा है वो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर उससे वहाँ पे क्या डेटा लीक होती है। रैंसमवेयर में क्या करता है, हमारे फाइल्स को क्या लॉक करता है, ठीक है, अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 134। तो ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला क्या है? द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट इन 1764, ये स्टेटमेंट सही है, पहले स्टेटमेंट्स। फिर द रेगुलेटिंग एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1773, ये भी सही है। फिर बात करेंगे आराम से इन चीज़ों पे। पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड बिफोर द रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट इट वाज द फर्स्ट एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था टू कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में, और पिट्स एक्ट आया था
1784 में। डेट मीन्स पहले का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बाद में आया था पिट्स एक्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर द ट्रेड विद इंडिया एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1 to 4, 1 to 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आते हैं कुछ चीज़ें जो आपको याद रखें। देखो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ 1764 में, ये सबको पता है। एक साइड पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी साइड पे क्या थी, ट्रिपल एलियंस, वो सब आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इससे जो क्वेश्चन बन सकता है कि वो ट्रीटी, पता नहीं क्या हुआ इस पेन को, ट्रीटी जो साइन की गई थी 1765 में, और बाय दिस ट्रीटी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल लिया था दीवानी राइट्स पे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो आप उस ट्रीटी का नाम मुझे बताओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए इससे। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, इसके बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन एक दो चीज़ें जो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश लोग जो थे उनके यहाँ पे क्या थी, प्रोविंसेस थी या प्रेसिडेंसीज थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, ध्यान से सुन लेना, कलकत्ता, बंगाल एंड मद्रास, ये उनके यहाँ पे प्रेसिडेंसी थी। और इस एक्ट को पास करने के बाद जो बंगाल वाला पार्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसको सुपीरियर बनाया गया था और ये दो इसके सबऑर्डिनेट्स बनी थी। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिक्लेयर किया गया था, नेम चेंज किया गया था। और बाकी ये जो दो हैं ये उसी के अंडर, उसी के सुजर्निटी में रखे गए थे। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्वेश्चन पूछता है आपसे JKSSB, बताओ कौन था, कमेंट करके बताओ। डेट वाज द वैरन हेस्टिंग्स, याद रख लेना, ठीक है। और इसी के तहत, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में क्या एस्टेब्लिश किया गया था, बता, सुप्रीम कोर्ट। चीजें याद है ना, सुप्रीम कोर्ट। और इसका CGI कौन था, लॉर्ड इम्पे। और इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ जजेस थे, 4 थे। कितने, 4, एक था CGI और 3 अदर जजेस। ये चीज़ें आपको याद रखने हैं, ठीक है। पिट्स एक्ट की बात करेंगे, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1784 में। और इसमें बोर्ड ऑफ काउंसिल बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, तो बहुत सारी चीज़ें। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको ये कमांड दी थी कि आप सुपरवाइज करो कंपनी के पॉलिटिकल, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला पार्ट था, तो जितने भी कमर्शियल अफेयर्स है कंपनी पे, तो उनको आप नज़र में रखो। ये चीज़ें इनमें बात की गई थी, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, आ जाए नेक्स्ट पे। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि माउंटेन रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ ये लिंक है। यहाँ पे देखते हैं, द कोराकोरम रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ लद्दाख। देखो ये जो कोराकोरम रेंज है, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। और इसमें 3 रेंजेस आती है। कौन कौन सा आता है बताओ, जरा कमेंट करके बताओ, कौन कौन सा आता है, बताओगे। कोराकोरम, लद्दाख एंड ज़ंस्कर। जो लद्दाख एंड ज़ंस्कर है, इनके बीच में रिवर इंडस फ्लो करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसकी जो कोराकोरम है, ये लद्दाख के नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, ठीक है। ज़ंस्कर रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम द इंडस वैली। देखो ये जो ज़ंस्कर रेंज है, ये सेपरेट करता है इंडस वैली को, किस वैली से, ज़ंस्कर वैली से। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द साउदर्न बाउंड्री ऑफ द कश्मीर वैली, ये भी सही है। नून एंड कुन पीक्स आर लोकेटेड इन ज़ंस्कर रेंज, ये भी सही है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो अगर हम बात करेंगे कि जनरली जब जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख एक पॉलिटिकल एंटिटी थी, दैट मीन स्टेट थी, तो ये जो नून एंड कुन पीक्स है, इनको कंसिडर किया जाता था हाईएस्ट पीक्स,
हाइस्ट पीक्स। लेकिन बाइफर्केशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम मेजरली बात करेंगे, जो हाइस्ट है वो बहुत सारे सोर्सेज में नून पीक है। नून पीक है जो कहाँ पे लोकेटेड है, सुरू वैली, सुरू वैली, एंड दिस इज लोकेटेड इन लद्दाख में ये है। डेट मीन्स अगर जेके एसएसबी स्ट्रिक्ट होकर ये क्वेश्चन पूछेगा तो देन ये क्वेश्चन रॉन्ग है। और इस नून की जो हाइट है डेट इज द 7135। तो अगर मेजर सोर्सेज की बात करेंगे, लेकिन अब जो जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी है, तो अगर इस जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे कि हाइस्ट कौन है, डेट इज द, क्या नाम है उसका, सिकलमोन, SICKLE, सिकलमोन, ये जो एक माउंटेन पीक है कश्तवाड़ में, ठीक है। और इसकी जो लेंथ हाइट है, नॉट लेंथ, हाइट है, डेट इज द 6574 मीटर्स। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आ सकता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है देन नून पीक विल बी द करेक्ट, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे। तो आंसर क्या होगा, 134 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर से हमारा क्वेश्चन है। पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट इज भारतनाट्यम ऑरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। देखो ये जो भारतनाट्यम है ये एक क्लासिकल डांस है। क्या है, क्लासिकल डांस है। देखो क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको एक दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। तो मेजरली जब हम पढ़ते हैं क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस, इनके बीच में फ़र्क क्या है। देखो क्लासिकल डांसेस जो होते हैं इनका अपना एक यूनिक ट्रेडिशन होता है, यूनिक ट्रेडिशन होता है, ठीक है। और मेजरली दे आर एसोसिएटेड विद रिलीजन, ये इसका प्लस पॉइंट है, रिलीजन के साथ इनका लिंक होता है। लेकिन वाइल जो फोक डांसेस है ये यहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशंस के साथ एसोसिएट होता है। तो मेजर डिफरेंस जो है क्लासिकल डांस और फोक डांस में, डेट इज द एसोसिएशन विद द रिलीजन, ठीक है। तो यही क्लासिकल डांस से क्वेश्चन है। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को फिर आंसर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंडिया में क्लासिकल डांसेस वो 8 है, वो 8 है। पहले अब स्टेटमेंट देखेंगे देन रेस्ट जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कथक जो है कहाँ का है, ये नॉर्दर्न इंडिया या यूपी का, ये भी सही है। मोहिनीअट्टम ये केरला का है। कुचिपुड़ी इज कर्नाटका, कर्नाटका ये नहीं है, दिस इज इन द आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये करेक्ट होंगे, फोर्थ इज इनकरेक्ट। अब इसके अलावा जो क्लासिकल डांसेस हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज कथकली, कथकली जो कहाँ का क्लासिकल डांस है, केरला का ये क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी की हमने बात की है। नेक्स्ट इज ओडिसी जो उड़ीसा का है। मणिपुरी जो कहाँ का है, मणिपुर। सत्रिया कहाँ का है, असम का है। तो ये 8 क्लासिकल डांसेस है जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्या है, नेक्स्ट इज फ्रॉम द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसरो का गगनयान मिशन है, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आदित्य L1 इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर मिशन, ये भी सही है, जिसको लॉन्च किया गया था 2003 में, ये आपको याद रखना है। चंद्रयान 3 अचीव्ड ए सॉफ्ट लैंडिंग नियर द मून साउथ पोलर रीजन, ये भी सही है। नेवेक इंडियाज रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, जिसकी जो फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, ये आपको याद रखना है। क्या है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, डेट मीन्स ये सभी स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स है, ठीक है। राइट, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आई होप कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गए होंगे, बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो वर्थ है हमारे लिए, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद अदर्स एंड आल्सो
help us to reach maximum. That means you have to share the video and you have to subscribe our YouTube channel. तो thank you so much. Have a great day. लेकिन जितने भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं कमेंट सेक्शन में क्या मेंशन करने के लिए, वो आप डेफिनेटली करना, ठीक है, राइट।